नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको याद दिला रहा हूँ कि मेलबर्न में 1 जून को एक जयपुर डायलॉग्स की ओर से मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम है और उसके बारे में यदि आपको विस्तार से जानकारी लेनी है तो हमारा जो नंबर है, जो नीचे स्क्रॉल होता रहता है, आप जानते हैं उसमें जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी आज और अभिषेक तिवारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि भई आपने राहुल गांधी को इतना तंग क्यों कर रखा है? राहुल गांधी जहाँ जाते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। राहुल गांधी से लोग पूछने लगते हैं कि साहब कि आपने पहलगाम के बारे में ऐसा क्यों किया? राहुल गांधी से लोग अर्नब गोस्वामी जो हैं वो पूछने लगते हैं कि आपका तुर्की तुर्की में ऑफ़िस क्यों है? ये सब क्या हो रहा है? हैं? राहुल गांधी को क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग इतना? सर, सबसे पहले आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। अर्नब गोस्वामी ने कड़े प्रश्न पूछे, निसंदेह पूछने चाहिए। लोग दौड़ा रहे हैं, वो तो उसकी भविष्यवाणी तो हमने 2024 के रिक्लेमिंग इंडिया में ही मैंने कर दी थी स्टेज से। किंतु मैं राहुल गांधी से कुछ अलग प्रश्न पूछने वाला हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। दर्शक चाहें तो इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, इसको शॉर्ट्स बना लें, लेकिन मेरा प्रश्न उन तक पहुंचा है। 2000 आज से 11 वर्ष पहले 2011 में मैं भूल जाता हूं एक सेकंड के लिए सर कि आपने दिल्ली 2006 हमले के बाद कुछ नहीं किया, ट्रेन ब्लास्ट 2006 मुंबई में हुआ, कुछ नहीं किया, 26 से 11 के बाद कुछ नहीं किया, अहमदाबाद ब्लास्ट से लेके कुछ नहीं हो सका आपसे। ठीक है, आप आतंकवादियों के घटना को नहीं मान रहे थे, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म मान लिया मैं, किंतु लांस नायक हेमराज के सर को काट के जब पाकिस्तानी आर्मी के वो सुअर बोलूं क्या बोलूं वो लेके गए थे, तब तो आपकी सरकार थी 2013 में। वो तो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया कुकृत्य था। उसके बाद व्हाट्सएप पर वीडियो जब फैलाया गया था, लांस नायक हेमराज के सर के साथ जिस प्रकार की उन्होंने, मतलब उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, जिस प्रकार की घटना थी वो। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जो इतने चौड़े में घूम रहे हैं, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, आपकी सरकार थी, आपने क्या किया था? एक बाल नहीं उखाड़ पाए थे पूरे पाकिस्तान का। अब दिक्कत यह है कि प्रश्न पूछने पर मिर्ची लगती है, लेकिन यह प्रश्न तो संसार पूछेगा मेरी तरह कि आपने जो हमारे जवानों को अंधेरे घनेरे कोहरे का फायदा उठा करके वो जो सर काट के लेके आए, आप हमारे जवान का सर वापस लेके आते, मैं आपको सर पे बिठा लेता। वो तो आपसे ना हो सका। तो अब जब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस टर्की ने सर ड्रोन भेजे हमारे लोगों को मारने के लिए, जिस टर्की ने वॉरशिप भेजा हमारे लोगों को मारने के लिए, यह प्रश्न तो उठेगा। और सुप्रिया श्रीनेत जो ये एप्पल एंड ऑरेंज का कंपैरिजन कर रही है ना कि मोदी सरकार ने मदद क्यों की थी भूकंप के समय, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। वो मानवता के नाम पर मदद थी। भूकंप एक त्रासदी है, प्राकृतिक त्रासदी। नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो उनकी डिप्लोमेटिक राजनीति थी। आपका ऑफिस वहां पर कर क्या रहा है? कल को आप कहेंगे भैया हम इस्लामाबाद में भी अपना एक ऑफिस बनाएंगे। वैसे मैं बताऊं, कांग्रेसियों बहुत ध्यान से सुनना, जिस तरह की तुम्हारी पाकिस्तान में फॉलोइंग हो रखी है, वैसे तो डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है पाकिस्तान, लेकिन एक बार ट्राई करोगे तो वहां पे भारत से संभवतः ज्यादा लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। ट्रस्ट मी ब्रो, जिस प्रकार की फॉलोइंग हो रखी है। अच्छा वो साला अगर काफिर नहीं, हाँ, सही है। मिल सकती है, मिल सकती है। अब लोग प्रश्न पूछेंगे, देखिए पहलगाम में जो प्रश्न पूछे राहुल गांधी ने सर, वो देश का मुद्दा तो था नहीं, वो तो प्रश्न पाकिस्तान और चीन पूछ रहा था। तो आपने उसको पुश किया कि नहीं नहीं ये तुम लोगों को एजेंडा पुश करना नहीं आता, मैं ठीक से इसको पुश करता हूं। कितने रफेल मरे, कितने रफेल गिरे। मैं आपका 4 दिन पहले वीडियो देख रहा था संजय सर, जिसमें आपने भी वो शो किया है अपने चैनल पर। जिस प्रकार से उनके F-16 थंडर और जो पूरा
धुआं धुआं करके आया है भारत, तो उस पर तो बात नहीं हो रही है, उस पर तो चुप्पी है। आपको समस्या सिर्फ मोदी से नहीं है, जो भी राष्ट्र हित में जा रहा है उससे होने लगी है। आप मोदी विरोध में यहां तक आप पहुंचे हैं कि आपकी समस्या बहुत इसका इलाज कोई नहीं है सर। इनको अब शशि थरूर में भी दुश्मन नजर आने वाला, उसका मैं क्या कर सकता हूं? लाइलाज बीमारी है। देखिए सर, ये राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम सोच करके बैठा था 5 साल सत्ता से दूर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे मोदी की हवाएं कितने दिन तक रहेगी? इसके बाद 2019 में भी चुनाव जीत गया, तो इनको लगा भाई अच्छा मैक्सिमम 10 साल। लेकिन ये 2024 के बाद सत्ता से बाहर यानी विपक्ष में रहने को मेंटली रेडी नहीं थे, और अब इनको दिख रहा है कि 2029 में भी संभावनाएं कम है। वैसे तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो संभावना नहीं दिख रही है। तो ये परेशान कर रहा है कि हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। और मन में तो वो भाव है ना कि भाई मैं सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ हूं, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरा तो इस कुर्सी पर, राजगद्दी पर मेरा अधिकार है, विशेष अधिकार है। वो जा भी नहीं रहा है तो तू तड़ाक करने पर भी उतर आया है। इंटायर कांग्रेस। हम्म, जी सर। आपके अर्नब के लिए तो पुलिस भी भेज दी ना? हाँ, अर्नब गोस्वामी के लिए पुलिस भेजी। तो अर्नब गोस्वामी के साथ देखिए दुश्मनी पुरानी है। एक फिल्म आई थी ना शोले, राहुल गांधी पूछना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी के पास पुलिस भेज के, याद है? याद है टाइम्स नाउ का ऑफिस? उस दिन तुम कुर्सी पर थे और मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, याद है? तुमने सिख विरोधी दंगे पे पूछा, 2002 दंगे पे पूछा, मुझे ट्रैप करने का प्रयास किया फ्रैंकली स्पीकिंग विथ अर्नब में। 2013 के इंटरव्यू के कारण ही आज मेरी इमेज पप्पू की बनी है। 2013 का वो मैं इंटरव्यू नहीं देता, याद है? वो गब्बर सिंह पूछता है ना संजीव कुमार से, याद है? तो वही अब बोल रहा है। वही उसमें एक डायलॉग है, मतलब वो गाली के साथ वही हरामजादे का टेटुआ दबा देता गब्बर सिंह बोलता है, मगर करता क्या, 4-4 पुलिस वाले पकड़े हुए थे। यहां पर एक मगर करता क्या, कैमरा था, माइक था, पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो जाता है। तो लाल डायरी घुमा के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का करने वाले, जिस दिन महाविकास अघाड़ी की सरकार आई थी उसी दिन उनको बदला लेना था, लेकिन वो प्लान भी फेल हो गया। अरेस्ट तो करा ही लिया था। अब प्रॉब्लम कहां है? अब कर्नाटका में सरकार है, अर्नब गोस्वामी उस धार पर हैं, सबसे पहले उसी से बदला लेगा अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो। संविधान देखिए, लाल किताब जे लेके जो राहुल गांधी घूमते थे ना सर, आपने तो उस पे ट्वीट किया था, या आपने किया था, या जयपुर डायलॉग्स के हैंडल से हुआ था, श्रोते के हिसाब से मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके सारे पन्ने सफेद थे। अब बताइए वो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो लाल किताब थी। नहीं, वो संविधान राहुल गांधी का था, राहुल गांधी का, राहुल गांधी के द्वारा राहुल गांधी के लिए संचालित किताब वो संविधान था। वो बाबा साहब अंबेडकर वाला संविधान नहीं था, इसीलिए उसके सारे पन्ने सफेद थे। उसमें राहुल गांधी अब उसके हिसाब से चलेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वैसे भी उनके जवाहरलाल नेहरू जिसका नाम लेकर के खानदान के जाते, 1952 में पहला संशोधन यही पत्रकारिता को लेकर के हुआ था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के। तो ब्लड में वो सारी चीजें ना, जैसे अब कल से कुछ लोग सिंदूर में मोदी जी को ढूंढ रहे हैं, मुझे लगा कि वो बंदा जो है क्या नाम है उसका, जो अजीत अंजुम। अजीत अंजुम, वो अपनी वाइफ को देखता होगा कि, तो जैसे हम लोग तुलना में कहते हैं ना, आपकी आंखें झील से ज्यादा खूबसूरत है, तो वो उपमा वगैरह नहीं समझता, तुलना उपमा नहीं समझता। वो अपनी पत्नी को कहता होगा, तुम्हारी रेटिना तो गजब की है भाई, क्योंकि वो झील नहीं बोल सकता, वो तो रेटिना, वो ज्यादा साइंस पढ़ लिया है ना, वो रेटिना पढ़ेगा। उसकी पत्नी बोलेगी कि भाई खाना लगा दें, वो तमतमाएगा, बोलेगा देश का 70% आबादी हाशिए पर है और तुम भोजन की बात कर रही हो, पूरे गाजा में लोग भूखे मर रहे हैं, तुम हमको खाना देना चाहती हो? शर्म नहीं आ रही है? ये लोग एक अलग सिंड्रोम में जी रहे हैं सर, अलग सिंड्रोम में, जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही मतलब है, मोदी को हटाओ। ये अंतिम प्रहार है सर, अंतिम प्रहार। देखिए प्रहार तो 2015 से ही आप जानते हैं शुरू है। पहले गया
अवार्ड वापसी शुरू हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों ने एक्सपोज करना शुरू किया। और देखिए दिक्कत तो जयपुर डायलॉग से भी है, अच्छा? पाकिस्तान को भी दिक्कत है यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं तो जानता हूँ ना, जयपुर डायलॉग से बहुत दिक्कत है सर। आपके पूरे उस टीम और उस पूरे पूरे कोर ग्रुप से दिक्कत है, हम्म। बहुत परेशान है। हाँ हाँ, बहुत परेशान, बहुत परेशान। लेकिन करें क्या? परेशान है, हर नैरेटिव चलाते हैं। अगले 2 दिन के अंदर जयपुर डायलॉग्स पर, अभिषेक तिवारी शो पर, आदि भाई के शो पर, ओमकार सर के शो पर, भाऊ तोरसेकर से गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर के शो पे ध्वस्त हो जा रहा है। व्यूअरशिप भी ठीक-ठाक जा रही है। ध्रुव राठी को वीडियो हटाना पड़ जा रहा है सिख वाला। और पूरा सिस्टम हिला हुआ है। इसी कारण आप एक नया चेंज देख रहे हैं इस वक्त। उनके सो कॉल्ड कांग्रेसी विंग के लोग अचानक से देखिए सर पलटी मारे हुए, अचानक से राष्ट्रवादी बने हुए। खुद राइट विंग वाले टेंशन में, बोला यार ये भी हमारे साथ आएगा क्या? ये तो बहुत बड़ा पनौती है। ये जिसके साथ जुड़ा है वो तो इलेक्शन हार जाता है। हम लोग चाहते नहीं है कि वो आए, लेकिन वो भी तारीफ कर रहा है देश में विदेश में हर जगह। ऐसी नौबत बनी हुई है। ये तो सिचुएशन भाई, खराब है राहुल गांधी जी। नहीं, राहुल गांधी के अलावा मुझे देख रहा है कि देश में जो है वो भी सिचुएशन बड़ी खराब है। तो आप बहुत देखिए, खराब। बेचारे माओवादी सारे के सारे मार दिए गए, और बस लेफ्टिस्टों की और राहुल गांधी की कोई सुन नहीं रहा है। लेफ्टिस्टों का जो डेलीगेशन था वो राहुल गांधी से मिलने गया, और राहुल गांधी जो है वो एनकाउंटर नहीं रुकवा पाए, और वो बासव राजू जो है वो मारे गए भाई साहब, जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके। हाँ उसके बाद फिर एनकाउंटर आपके गढ़चिरौली में हो जाता है, वहाँ भी एक जी कमांडर साहब जो है पुराने वो मारे जाते हैं। फिर जी इधर झारखंड में हो जाता है, और लगातार बाद डी राजा साहब भी कह रहे हैं कि साहब कि ये देखिए स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। गांधीयन विद गन्स जो हैं, उनका गांधीवाद को सरकार एप्रिशिएट नहीं कर पा रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल रहा है। रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंक दिया जाता है। बांग्लादेशियों को उठा के कहीं न कहीं से पुशबैक ऑपरेशन पुशबैक चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख रहा है। जो प्रदूषण जी हैं, उनकी बात भी नहीं सुन रहा है। बहुत दिक्कत है सर। वैसे तो मैंने ट्वीट किया ही था कि मर गया ला 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 बासवराज का वो फोटो लगा के, लेकिन आज 6 घंटे पहले कुछ और हुआ सर। टॉप हुँ। नक्सल्स पप्पू लोहारा और प्रभात गंजू ये भी 72 हुर के पास चले गए। तौबा हाँ, तौबा का झारखंड में ना? मकाम। हुँ। हाँ, तौबा तौबा का मकाम है। अब देखिए इसको कह रहा है मतलब पूरा एक झारखंड वामपंथ। जो है, वो हम्म, राहुल गांधी की सरकार वहाँ पर पार्टनर है, और वो झारखंड वाले भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं अब दिक्कत वो ये है कि राहुल तेलंगाना वाले भी राहुल नहीं सुन रहे हैं, वो भी एंटी नक्सल ऑपरेशन कर रहे हैं। नहीं तो भाई, दिक्कत ये है कि क्या कर लेंगे सर सेंट्रल फोर्सेस का। कहीं गलती से गन वन इधर उधर घूम गई क्विक गन मुर्गन की तरह, तब तो दिक्कत हो सकता है ना। और आपने तो ट्वीट देख ही लिया होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जब पहली बार मैंने देखा कि अमित शाह जी के ट्वीट पे कुछ उन्होंने कोट करके लिखा और उनको बधाई खुलेआम इस प्रकार से दी, जब वो कह रहे कि नक्सल पर अंतिम प्रहार और अंतिम चोट जारी है। और यहाँ पर कह हो रहा है भाई, डफली गैंग कह रहा है ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। कल को आएगा हाफिज सईद, हमारे बीएसएफ के जवान अगर बॉर्डर वॉर्डर पे दिख जाए, या फिर अज्ञात वाले तो पीछे घूम ही रहे हैं, तो मार दिया जाएगा। तो आकर के यहाँ पे नचनिया गैंग बोलेगा, अरे बताओ भाई, हाफिज सईद साहब की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कराई जो नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये आदमी के नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा है। अब आप देखिए स्थिति जो है, 2-3 दिनों के भीतर कुछ-कुछ हुआ है, दर्शकों को भी थोड़ा-सा मैं अपडेट कर दूं। और हुँ। कतई भयंकर हुआ है सर, कतई भयंकर। मतलब ये वडाला में कमला नगर का जो है वहां पे पूरा समतलीकरण हो गया है। मैं दर्शकों को दिखाऊं यहाँ पर आपके 1 मिनट में शेयर करता हूं आपके साथ, आपके दर्शकों के लिए ये वाला न्यूज। अब पूरा एकदम जैसा गुजरात में हुआ ना, जैसा यूपी के नेपाल वाले बॉर्डर एरिया में हुआ, एकदम वैसा ही हुआ है, एकदम पूरा समतल। आपके दर्शक इसको देख सकते हैं। यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी खूब बसाए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा कर रहे हैं या फिर गुजरात में चला है, ये पूरे देश में। अब भाई आपको जबरदस्त न्यूज बता रहा हूं, सुन के आप चौंक जाएंगे। थोड़ा दिल्ली
मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद से बिहार की तरफ आने वाली ट्रेनों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एकदम अच्छा। पैक हो, हाँ, पूरा पैक आ रहा है, पूरा पैक आ रहा है, और सब में छोटे भाई और बड़े भाई का पजामा कुर्ता वाला गैंग आ रहा है। क्यों आ रहा है, थोड़ा सोचे, दर्शक भी सोचे थोड़ा इस बात पे। वो कौन लोग है, बड़े भाई पर छोटे भाई का पजामा, सब भाग रहे हैं, सब भाग अरे के तो कह भाई रहे हैं कि बिहार अभी, काहे को जा रहे हैं, बंगाल जाए ना। अरे तो बंगाल की ले डायरेक्ट ट्रेन वहां जाएगा बिहारे से होके ना सर, जाना तो बिहारे के होते हुए। वैसे हम बता दें कि अभी जब हम या फिर नेपाल सीमा पार करके फिर जाएगा। अरे सर बहुत दिक्कत है नेपाल सीमा पे, यही अभी हम बोलने ही वाले थे। बहुत दिक्कत हो गया है सर, बिहार ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है सर, वहां पर नेपाल बॉर्डर के पास भी समतलीकरण हो रहा है सर, और लोगों को खोजा जा रहा है लेंस लगा के, क्योंकि अमित शाह जी ने यहां भी इंफॉर्मेशन भिजवाया है कि 30 दिन के अंदर सभी जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, अरेस्ट किया जाए। और चूंकि अब फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल लागू हो चुका है, तो थोड़ा पता ये भी करना है कि वो किसके थ्रू गए थे, कैसे कैसे हुआ। तो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेपाल बॉर्डर पर कल भी चालू हुआ था। अब मैं ये बात क्यों कंफर्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही वहां से आया हूं, 2 दिन पहले ही वहीं आप से भी वो। आप भी षड्यंत्र में शामिल लगते हैं। नहीं, मैं षड्यंत्र, मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर वहां पे चल क्या रहा है, इतनी हलचल क्यों मची। वहां से भाईजान लोग भाग रहे हैं, बोला किसी तरह बंगाल पहुंचो, सेफ जोन पहुंचो। क्योंकि अच्छा, अभी परसों 2-3 दिन पहले असम में तो फेंकवा दिया था, सीधे एकदम बाहर फेंकवा दिया। वो तो सुन ही नहीं रहा है, वो लोग बोला कि इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा, गिरफ्तार करो, ये करो, नौटंकी करो, सीधे बाहर फेंक देते हैं, एकदम पुशबैक। तो इसका असर तो है, दबाव तो है, लेकिन क्या बोले राहुल गांधी इस पर, क्या बोल, देखिए मैटर यही है, असली क्रोध जो कांग्रेस को है वो इसी पे है कि पूरे देश से जिस प्रकार से बांग्लादेशी के नाम पर मुसलमानों को ठोका जा रहा है ना, उस पर बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल सकते। देश के लोग पूछ लेंगे कि तुमको अवैध तो बांग्लादेशी से उनका बड़ा वोट प्रेम है। बैंक भी है क्या इसमें? हाँ, बहुत सारे वोटर हैं। आज दिल्ली में तो आज ही सुबह का न्यूज बता रहा हूं, दिल्ली में श्री गणेश हुआ है 121 बांग्लादेशी को अरेस्ट करके, सुबह सुबह दिल्ली में। ये दिल्ली से, देश की राजधानी से पकड़े गए हैं। अब तक जो है पिछले 6 दिन का आपके दर्शकों के साथ मैं डेटा शेयर करता हूं। राजस्थान से 153 इनलीगल बांग्लादेशी जो कि जोधपुर से कोलकाता की तरफ डिपोर्ट हुए थे, उसके बाद इनको भेज दिया गया। 121 बांग्लादेशी डिटेन हुए हैं आज, और इनको डिपोर्ट किया जाएगा। 295 इनलीगल बांग्लादेशी महाराष्ट्र से पिछले हफ्ते डिपोर्ट हुए थे। तो ये एक्शन तो जारी है, ये एक्शन अनस्टॉपेबल है, ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है ना कि भाई मेरे पास समय कम, काम बहुत ज्यादा है, और विजन 2047 का है। तो 2047 तक तो मोदी जी पीएम रहेंगे नहीं। अब जो स्थिति बन रही है वो सोच रहे होंगे कि 2029 में अगर जीत भी गए तो 1-2 साल बाद रिटायर होना है, क्या करना है देखेंगे, क्योंकि 20 साल का लंबा हो जाता है टर्न्योर। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने सारे सारे तीर खोल दिए। इसी बीच सर एक और दुखद खबर आई है सर। अच्छा, हाँ, आप आपके कितना दर्शकों दुःख देंगे लोगों को? मैं नहीं चाहता, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट से आई है। वो एक संघी आदमी था जिसने याचिका डाली थी, ये जो सड़क के किनारे इनलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं धर्म के नाम पर। उसने रिलीजन वाला कॉलम में स्पेशली मुस्लिम नहीं डाला था, लेकिन आप तो जानते हैं कि मजार, सड़क किनारे तो मजार ही रहती है मोस्टली। चर्च, गुरुद्वारे और मंदिर तो होते नहीं है। उस पर जजमेंट आ गया सर, और बताइए। कहा गया है कि भैया फोटो खींच के आप लोग डालिए, और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो भाई राज ठीक बात नहीं है। क्या है वो, राजमार्ग यात्रा ऐप? हाँ, राजमार्ग यात्रा एक्ट। तो अगर उसके किनारे कोई सो रहे हैं पीर बाबा वीर बाबा, तो भाई साहब जगाने का प्रोग्राम चालू कर दिया गया है। बोला कि जगिए, उठिए, उठने का टाइम हो गया है, नहीं तो बुलडोजर चला देंगे। गुप्त सूत्रों से तो मुझे ये भी पता चला है कि रात के 2 बजे अलग अलग क्वालिटी के कौन कौन से बुलडोजर है, ऐसे वीडियो और रील्स योगी बाबा देखा करते हैं कि कौन सा बुलडोजर टॉप क्लास का है। स्थिति अब ये बन गई है। मतलब आप सोचिए सर कि ये लोग वक्फ बाय यूजर
का एक जिसके लिए लड़ रहे हैं, अगर इस लॉ को देखें हम, एक दूसरे को कितना कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। वो बोलेगा वक्फ बाई यूजर के तहत ये मजार तो हमारी है, और ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ये राजमार्ग वाला लॉ चलेगा, उखाड़ दो, फेंक दो, एकदम चला दो बुलडोजर। बहुत टेंशन है सर, बहुत टेंशन है इस वक्त। और अब कोई मोटा भाई को भी रोकने वाला नहीं है। मोटा भाई फुल फॉर्म में है। कह अमित रहे हैं शाह कि जी भाई 30 बिल्कुल में हटाना ही हटाना है। नहीं, अमित शाह जी ये 2 मुद्दे पे बहुत नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ जब बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये 2 चीजें, बांग्लादेश वाला इश्यू और जो दूसरा अवैध घुसपैठिया बांग्लादेश का इश्यू है, और नक्सलिज्म, इन दोनों को मैं आपको 2027 तक साफ करके दे दूंगा। तो डेडलाइन उन्होंने तो तय किया ना। तो 26 वाला नक्सलिज्म का है, तो वो थोड़ा ज्यादा क्विक हो रहा है, और ये 2027 का है। तो आप फास्ट ट्रैक पे तो देख ही रहे, रोज प्रतिदिन हो रहा है कि बांग्लादेशी को खोजा जा रहा है। अभी हरियाणा में भी चल रहा है, नूह में आज टीम गई हुई है। तो ये हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है। अब मुझको रोकना, मुझे नहीं लगता कि इसको रोक पाना संभव भी होगा। इसलिए राहुल गांधी अटैक कर रहा है कि जल्दी से सरकार गिराओ, कुछ भी करो, वरना तो वोट, क्या पता 2-3% वोट कम हो जाएगा ना सर, बहुत दिक्कत वाली बात है। अरे तो 2-3% में तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। फर्क तो पड़ेगा सर, फर्क तो पड़ेगा। ये इसमें आप तो इसके एक्सपर्ट रहे हैं, आपने तो इतने चुनाव कराए हैं, और इतना चुनाव का आपके पास भी आंकड़ा रहता है। हम लोगों ने कई बार आंकड़े एक दूसरे के साथ शेयर भी किए हैं इलेक्शन के समय में। अगर ओवरऑल 2% आज भी कांग्रेस का वोट कम कर दिया जाए, तो 44 के ही फिर लाले पड़ने हैं। स्थिति वही है घूम फिर। 44 भी नहीं आएगी फिर तो। हाँ, स्थिति वही है सर। और बिहार चुनाव नजदीक है सर। बिहार चुनाव नज़दीक है, तो बिहार में क्या स्थिति हो रही है थोड़ा बताएँ? मोदी जी ने अभी जो राष्ट्रवाद का जो एक माहौल बनाया है और जो भाषण दिए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया है और रेड लाइन्स ड्रॉ की हैं, उसका क्या आपको दिख रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में? सर अभी बिहार में एक पहले चरण का हमारा सर्वे कंप्लीट हुआ, वो जो हमने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को घूमा है, नवादा, नालंदा घूमा है, इसके अलावे अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में घूम रहे हैं। देखिए सर, जो बिहार में स्थिति है, मोदी जी की अपनी स्थिति है, वो उनके लोग फैन हैं। बिहार में हमेशा अच्छा रिजल्ट हुआ है मोदी जी के नाम पर बिहार के लोगों को वोट, जो कहते हैं ना कि वोट करने के लिए विवश, वो मोदी जी नहीं कर सकते, वो राहुल गांधी कर सकते। वन एंड ओनली राहुल गांधी। अब तक मोदी जी के लोग ये थे कि वाह, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी ने पाकिस्तान को मारा, राफेल उनके F-16 गिराए गए, JF थंडर गिराया गया, बहुत अच्छी बात है। ये सब ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया, तिरंगा यात्रा हो रही है, हर एक जिले में हो रही है, सभी 243 विधानसभा सीटों पर हो रही है। ये सब राजनीतिक रूप से बीजेपी कर रही है, जेडीयू कर रही है, एलजेपी कर रही है, पर इसके कारण वोट स्विंग नहीं होगा। वोट स्विंग हुआ जब पहलगाम के ऊपर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से ये पूछ लिया जो पाकिस्तान वाला स्टैंड था। तब बिहारियों ने बोला ये वाली बात हुई राहुल गांधी। आपको तो पता है सर, राहुल गांधी जी आए हुए थे। तो जो जदयू की इस वक्त राजनीतिक रूप से जदयू में एक चेंज आ रहा है, वो पूरी तरह से बीजेपी के लाइन पे जा रही है। पहले तो सेकुलरिज्म का थोड़ा बहुत के नाम पर अब लोक लाज लज्जा वाला भी स्थिति था। अब अगर आप देखें पिछले 10-15 दिन की पॉलिटिक्स जो जेडीयू में अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब वो भी छोड़ दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि वो पूरा नेपाल बॉर्डर पे एकदम खुल्लम खुल्ला चल रहा है। उसका कारण है, अभी राहुल गांधी जा रहे थे पटना यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट से मिलने, उनको डिटेन कर लिया गया। जदयू इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करती, लेकिन जदयू समझती है कि भाई ये जो जाति के नाम पर विष घोलने का प्रयास कर रहा है इस आदमी को रोकना बहुत जरूरी है बिहार में। और वो जितना प्रयास करेगा राहुल गांधी, जेडीयू उतनी मजबूत होगी, उतना अच्छा उसका एंटी इनकम्बेंसी कम होगा। आज दर्शकों के लिए मैं एक आंकड़ा देता हूं, जो लालू यादव समर्थक और कांग्रेस दलाल हैं वो सुने। 1999 में सर बिहार के का जो साक्षरता दर था वो 40% था सर। यानी
1947 में हम स्वतंत्र हुए और ये आंकड़ा मैं दे रहा हूं 40% साक्षरता दर 1999 का। राबड़ी देवी जी आ चुकी थी। अब जब सीएमए बना दिया गया था साक्षरता में, जो अशिक्षित लोग के हिसाब से मेजॉरिटी में जो लोग अशिक्षित लोग थे 60%, तो उनको प्रसन्न करने के लिए सीएमए ऐसा बना दिया गया, तो कहां साक्षरता। नीतीश कुमार 2005 में आए, 2004 में जाने से पहले सर्व शिक्षा अभियान शुरू कर चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसको मिशन मोड पे इस आदमी ने लगा। हम नीतीश कुमार को कई मामलों में क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आज बिहार का जो साक्षरता दर है वो 79% है। वेरी गुड। ये तो आपके राष्ट्रीय दर के लगभग बराबर ही आ गया। बिल्कुल, आप डिनाई नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। उनमें से एक सबसे अच्छा काम, जिस स्टेट में बेटियां शाम के 6 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलती थी, आज रात में 2 बजे पुलिस जिप्सी में बिहार पटना, बिहार की राजधानी की सुरक्षा का दायित्व निभा रही है। अपने आप में बहुत बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट है, बहुत बड़ा चेंज है। उसके लिए दृष्टिकोण चाहिए, क्योंकि मैं बिहार में रहा हूं, मैंने देखा है वो दौर। इसलिए मैं कहता हूं कि वो दृष्टिकोण लोगों को बदलने की आवश्यकता है। अभी बीपीएससी टियर 3 के और टियर 2 के एग्जामिनेशन में राजस्थान से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, यूपी से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये बाहर के लोगों को क्यों लेके आ रहे हो। बाहर के लोग यहां आएंगे नहीं, रोजगार करेंगे नहीं, तो बिहार के प्रति परसेप्शन बदलेगा कैसे। और वन वे चलेगा क्या, कि बिहार के लोग तो बाहर जाके नौकरी कर सकते हैं, लेकिन बिहार में बाहर के लोग नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की जो राजनीति राजद या कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है, वो न केवल घृणित राजनीति है, बल्कि बिहार को अछूत बनाने का प्रयास है। तो नीतीश कुमार और एनडीए ने जो पिछले 1 साल में काम किया, मुझे तो लगता है बहुत बहुत मार्वेलस काम हुआ है। और डेफिनेटली क्राइम रेट तो बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है। आज मैं रात के 2 बजे भी ड्राइव करके कहीं आता हूँ, जाता हूँ, वो सारी चीजें तो बदली हैं। और इस बदलाव के लिए अगर कोई होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है, तो नीतीश कुमार को तो देना पड़ेगा वो दायित्व। भाई उन्हीं के कारण हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो बिहार के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को बदल रही हैं। और बहुत असहज है इस वक्त महागठबंधन, क्योंकि उनके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं हो पा रहा है तय। यहाँ नीतीश कुमार से मिल करके चिराग पासवान बाहर निकलते हैं हाथ हिलाते हुए, प्रसन्नचित मुद्रा में, सब डील है, ओके है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना हुआ, और लास्ट में जाना है डेवलपमेंट और कास्ट पर, वोटिंग वैसे ही होनी है। निशांत आजकल पोस्टर्स में नजर आने ही लगे हैं, नीतीश कुमार के बेटे, तो उनका वोटर पूरी तरह से इंटैक्ट ही है। एक सर्वे आया था सर, अब वो सर्वे कितना सत्य था असत्य था, लेकिन उसका एक आंकड़ा चौंकाने वाला था। बिहार की 65% महिलाएं कहती है कि बिहार में नीतीश कुमार रिपीट होने चाहिए। 65%, ये बड़ा नंबर है सर। तो सर्वे वाले ने कहा कि तेजस्वी यादव सीएम के रेस में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है सर। सत्य ये है कि 39% लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम होना चाहिए। 30% लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम होना चाहिए। 13% लोगों ने कहा सम्राट चौधरी को सीएम होना चाहिए। 4% लोगों ने कहा कि चिराग पासवान को सीएम होना चाहिए। अब ये वाला तो 47% हो गया ना सर। तो 39% वर्सेस 47% को आप बिहार में 2-2 चुनाव के भागीदार रहे। आप बता दीजिए दर्शकों को। कन्हैया कुमार को किसी ने नहीं कहा? नहीं, कन्हैया कुमार को तो चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाएगा ना। देखिए, बिहार बदलो यात्रा पर निकलना और बात, वो और बात है, और चुनाव लालू यादव नहीं लड़ने देंगे, ये यथार्थ है। और अगर मान लीजिए अपने कोटे से कहीं से लड़ा भी दिया, तो उसको हराने का पूरा इंतजाम करेंगे लालू यादव? नहीं, वो लड़ने ही नहीं देंगे, फिर डील नहीं होगा। फिर बोले भैया आप देख लीजिए। देखिए, किसी भी कीमत है कि कन्हैया कुमार थ्रेट है तेजस्वी यादव के लिए, और वो थ्रेट दुनिया का, देखिए सर, लालू प्रसाद यादव कैसे भी आदमी हो, लेकिन एक सफल बाप है, सफल बाप है। बोला बेटा कितना भी असफल हो, ना पढ़े लिखे, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना सफल आदमी जी, हम इसको सफल बनाएंगे। भाड़ में गया एजुकेशन,
वैसे बाय द वे सर, साक्षरता दर में चूंकि तेजस्वी यादव जी नाम वाम लिखने लगे तो वो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैट्रिकुलेशन के हिसाब से होता तो फिर आप तो समझ ही सकते हैं। अब पार्टी का स्टैंड ऐसा है सर कि यहाँ पे एजुकेशन से क्या लेना देना है सर। ठीक है। अद्भुत। और योगी जी का क्या मामला चल रहा है साहब? हम सुने कि योगी योगी जी जी से- ने अब तो भीम आर्मी वालों की भी ठुकाई-वुकाई करवा दी। आज आगरा में हुई है। आज अभी जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए बाबा अलग प्राणी हैं। उनका मैंने बोला ना कि एक सटायर चल रहा है, जोक चल रहा है कि रात में लोग दूसरे प्रकार के रील देखते हैं, बाबा देखते हैं कौन सा बुलडोजर वाला सबसे अच्छा है, यूएस मेड बुलडोजर, जर्मन बुलडोजर, इंडियन बुलडोजर, वो बुलडोजर के रील देखते हैं। तो अलग है बाबा। भीम आर्मी वाले आगरा में बदमाशी कर रहे थे तो उनको सबक सिखाया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को ये पता है कि शासन चलता हंटर से है, और मैंने अपने पूरे लाइफ में इतना अद्भुत एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं देखा सर। जिस प्रकार से नेपाल बॉर्डर वाले पूरे एरिया में 400 मदरसा और मस्जिद एकदम से गिरा दिया और किसी के मुंह से चू न निकला। मानवाधिकार, वो लोग इसके पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचते तब तक तो पूरा समतल हो गया था सर। उसमें से 3 प्रॉपर्टी कही जा रही है कि वो लोग कह रहे थे ये तो वक्फ के अंदर आता है तो आप कैसे गिरा सकते हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो बोला हाँ, साइड में आके बहस करो यार, जब तक बुलडोजर को अपना काम करने दो। तो तब तक बुलडोजर ने कहा कि भाई हमारा काम गिराने का है। अच्छा, नेपाल रीजन पे फिर वही बात कि जो बिहार में नेपाल बॉर्डर पर काम हो रहा है वही वहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पुशबैक ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सभी जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को आइडेंटिफाई करने को 2 दिन पहले बोल दिया गया सर। उत्तर प्रदेश में जहां बांग्लादेशी देखे सीधे अरेस्ट करना है। और ये बड़ा डेवलपमेंट है जो डर का माहौल तो क्रिएट कर ही रहा है। अब सोचिए सर, उसमें से 1% ने भी वोटर आईडी कार्ड बनवाया होगा यूपी में, तो कहानी कहां जाएगा सर। और यूपी में तो पकड़े भी गए हैं, बरेली वाला तो, और रायबरेली वाला या अमेठी अमेठी वाला। आपको याद होगा अभी 6-7 महीने पहले अमेठी से ही वो पूरा ब्रेकडाउन ये जो शुरू हुआ है कि उत्तर 24 परगना से घुस करके ये लोग वोटर आईडी कार्ड बनवा के बस रहे हैं। वो क्रैकडाउन वहीं से हुआ था, रायबरेली से नहीं, सॉरी, अमेठी से। वहीं से पकड़े गए थे और वहां से सारे वो लोग जिन लोगों ने अलग अलग जगह पर जाकर के डेटा सेंटर पर आधार कार्ड अपडेट करवाया, आधार कार्ड बनवाए, वोटर आईडी कार्ड बनवाया, उन सब को सर पकड़ा गया। पहले 17 जगहों पर देश में छापा पड़ा, जिसमें हैदराबाद था, बेंगलुरु था, इसके अलावा कोयम्बटूर में पड़ा था, चेन्नई में पड़ा था, सीलम में पड़ा था, तमिलनाडु में 3 जगह पड़े थे। इसके बाद बिहार में पड़ा था सर, यहाँ पे बक्सर में पड़ा था, और मुंगेर के पास पड़ा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सीतापुर में पड़ा था, और ये जो जहां से आजम खान चुनाव लड़ता था वहां पर, क्या नाम है, रामपुर। रामपुर, रामपुर में पड़ा था। और पूरे भारत में क्रैकडाउन के मूड में है, तो इस कारण परेशानी तो है सर। परेशानी तो बहुत है, और संभल वाला मामला भी जो है वो भाईजान लोगों के विरोध में चला गया है, तो और भी समस्या है। संभल वाले मामले में तो सर अभी भागे हुए हैं ना, वो बिजली चोरी के मामले में अब टोटल 11,000 लोगों पे है ना, और बिजली चोरी बहुत बड़ा अपराध है ना, तो 11,000 लोग भागे हुए हैं सर। वो अलग अलग चल रहा है वो सर। 11,000 लोग, डेमोग्राफी चेंज हो गई। पूरी डेमो सर, इस बार होली में शिव मंदिर में पूजा हुआ सर, कितनी बड़ी बात है सर। मैं इसीलिए कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी कभी ये शिकायत नहीं करते कि ये वाला कानून बदल देंगे, वो वाला कानून बदल देंगे, हमको कानून, बोले इतना कानून काफी है, जितना कानून है उतना काफी है, उसी कानून का प्रयोग करो ना यार, बस काफी है। अभी देखिए ना सर, गाजी अभी बाबा के मेले बंद करा दिए उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में। आपको मैं बता रहा हूँ एक झारखंड की खबर, दर्शक सुने, पहले नाम सुनिए। प्रोफेसर नजरुल इस्लाम, मुजीबुर रहमान, अब्दुल मजूद, जकीरी मोमीन, मिराक हक, नजीर अंसारी, समूल अंसारी, फरूखुद्दीन अंसारी, परवेज आलम। अच्छा, ये लोग पता है क्या कर रहे हैं? ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 27 मई को कि भाई आदिवासी धर्म कोड को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन। साला
मुसलमानों आदिवासी होने लगा, हमको तो साला आज ही पता चला। अजब चल रहा है देश में। अच्छा, इनमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संदिग्ध कुछ बांग्लादेशी भी हैं, नाम ऐसा बोला जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये प्रोटेस्ट अगर आदिवासी करना चाहते तो आदिवासी को करने दो। ये मुसलमान क्यों घुस के आ रहे हैं? फिर हर बार वही कहानी, हर बार भेष बदल के। आपको एक वीडियो याद होगा किसान आंदोलन के समय की, एक दाढ़ी वाले ने कैसे पगड़ी वगड़ी बांध के स्वयं सिख बन गया था। हाँ। गजब गजब स्थिति चल रही है पूरे देश में। ये कब तक चलेगा? अब भाई सोशल मीडिया में आगे चला गया है राष्ट्रवादी समाज, और राष्ट्रवादी समाज ने बता दिया पाकिस्तान के नैरेटिव को तोड़ के कि वी डोंट नीड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वी डोंट नीड बीजेपी आईटी सेल, और हम सबको धो सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में अभी तो कर्नल अजय रैना सर पूरे फॉर्म में है। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में उनके चर्चे हो रहे हैं कर्नल अजय रैना सर के। अच्छा, उनको भी कहा गया कि कल मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनको बधाई दिया, बोला कि लेकिन एक शिकायत है सर। उन्होंने पूछा क्या? कि अपनी नाजायज औलाद को कम से कम ये बोलिए कि अब्बू का नाम तमीज से ले। बोलते कि हमारे वालिद जो हैं असली हमारे जो वालिद साहब हैं, जो कर्नल अजय रैना सर हैं, उन वो ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। बेटे के विरुद्ध अच्छा लगता है कि अपनी औलाद के विरुद्ध इस प्रकार के ट्वीट करना। और ये सारी चीजें तो है। दिक्कतें तो बहुत हैं बहुत और दिक्कत है। देश में समस्याएं भी हैं, लेकिन हमारे साथ और दूसरी भी समस्या है। बीजेपी आईटी सेल की समस्या तो सदैव की तरह बरकरार है ही। साथ में तेजस्वी सूर्या जी जैसे लोग भी आ जाते हैं तो फिर और समस्या हो जाती है। सर क्या कहा जाए, ये दुर्भाग्य है। अभी आपको याद होगा जयपुर डायलॉग्स के लिए मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी कर्नाटका में जाकर के। मैं कन्नड़ा बोल भी रहा था। लैंग्वेज का इशू है ही नहीं इस देश में, उसको क्रिएट किया जा रहा है। क्यों क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि तेजस्वी सूर्या के जिस एरिया से सांसद हैं, बोल देता हूं तकलीफ पहुंचेगी लोगों को, उस एरिया में बाढ़ आया हुआ है ना, वो तो उनसे नहीं संभला। सरकार का, कांग्रेस सरकार का तो कंप्लीट फेलियर है ही। यानी पूरा बेंगलुरु बाढ़ में डूबा हुआ है, और ये कह रहे हैं अरे अपनी डूबती हुई कार, 20 लाख की कार डूब गई, तुम्हारी इस चक्कर में पड़े हो तुम। ये 20 लाख तुच्छ चीज है जी। तुम ये देखो कि तुम्हारी भाषा का अपमान हो रहा है, कन्नड़ा का अपमान हो रहा है। और कन्नड़ा कह रहे हैं लोग कि क्यों एसबीआई के मैनेजर ने ऐसे बोला। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी वीडियो बनाते हुए बैंक में आ रहा है, उसका इंटेंशन क्या था? भाषा की तो बात है, वो खुद घाक कांग्रेसी रहा होगा। चूंकि लैंग्वेज के नाम पे ही लड़ा के सारा प्रोजेक्ट इनका फेल हो गया, सारे फ्रीबीज की स्कीम फेल हो गया, बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा। और मुसलमानों को तो भाई जहां मर्जी वहां। अच्छा, ये कमाल की बात है, प्रियंक खड़गे जब मुसलमानों के साथ बात करते तो कहते हैं क्या मियाँ कौन सा काम होना बोलो ना, मैं करा को देता यार। काय को परेशान होते हैं? अरे अच्छा, भाई एक उर्दू है, वो हिंदी नहीं है, आप समझते नहीं। क्या तो भी उर्दू नहीं है जैसे बोला वो हिंदी है ना सर। उर्दू बोलने को नहीं आता ना, उर्दू तो इधर ही डेराइव हुई ना। कैसे आया उर्दू? आप बताइए, आप तो भाषाविद भी है। उर्दू का जन्म कैसे हुआ भारत में, आप बताइए सर। उर्दू का जन्म जो है वो रंडी खानों में हुआ। तो बस मैंने कोई गलत शब्द का उपयोग तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, अब जनाब वनाब तो वही होता था ना, हुजूर जनाब ऐसा ये करके। इस्लामियों के रंडी खानों में उर्दू का जन्म हुआ। अब देखिए सर, 100 बात की एक बात। और अब उस रंडी खानों की भाषा को लोग कहते हैं कि साहब कि आहा क्या संस्कृति है, जिसकी पूरी की हाँ पूरी ग्रामर भारत की देन। हाँ उसमें कुछ जो है आपने अरबी फारसी की वोकैबुलरी डाल के मस्जिद के प्लूरल को मस्जिदों से हटा के मसाजिद बना के और कहा साहब ये तो हुजूर ये तो दरबार की भाषा है। अरे तो दरबार हाँ बार मुसलमानों के रूलर्स के दरबार जो थे मुगलों के, वो कोई रंडी खानों से कम थे क्या? भूल गए क्या सर? सर थॉमस रो लेकर के जहांगीर के पास क्या क्या आया था? 2 कीमती चीज,
एक अंग्रेजन और दूसरी दारू की बोतल। बस छुपा हुआ है क्या यही चाहिए इतिहास? था। अफीमची अफीमची और थे साथ में ये लोग। हैं? मतलब इतना सस्ता भारत का सौदा को। और अच्छा बोलेंगे ऐसे, अरे जनाब मुगलों ने क्या नहीं किया? यही किया मुगलों ने। 2 बोतल दारू और एक अंग्रेजन पे बिक गए भाई। यही वास्तविकता थी। सर टॉमस रो यही लेकर के आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हो गई। तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिनको बेसिक ऊपर ऊपर की हिस्ट्री पता है, वो जरा जाएं, आए अंदर देखें। ऐसे ऐसे इतिहास की चीजें हमने पढ़ी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। उसके पहले क्या भारत खोया हुआ था? कहां खो गया था? मतलब कान्हा अपना शिप जो है वो साउथ अफ्रीकन तक पोर्ट तक लेके जाता था, मर्चेंट शिप। जो सबसे बड़ा शिप लेकर के आया वास्को डी गामा, उससे 16 गुना बड़ी थी कान्हा की मर्चेंट शिप। तो तुलना कहां है भाई साहब? लेकिन अभी देखिए वही इकोसिस्टम कैसे बेचैन हो रहा है, वो पाकिस्तान के लिए लिख रहा है ना। आप मानते हैं ना तकलीफ में है आरफा खानम शेरवानी पूरे प्रकरण के बाद? दिख रहा है ना टाइमलाइन पे। क्या करें? वैसे दवायर वाला भी इंटरेस्टिंग किस्सा है सर। क्या? भूल गए क्या? दवायर की एक महिला पत्रकार ने कश्मीरी मुसलमान पे कहा, देखिए इसको हिंदू मुस्लिम के हिसाब से ना देखिएगा प्लीज। उसने हमको बीफ खिलाया, हमारा शारीरिक शोषण किया, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि इस देश के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी हिंदूवादी लोग इसको लव जिहाद का मामला ना, हमारा शारीरिक शोषण। मैंने बोला भाई साहब हो रहा है होने दो, हमको काहे को बता रही हो? तुमको तकलीफ नहीं, तुमको गौमांस खिलाया, तुम चुप रही। तो सारा फेमिनिज्म और ब्राह्मण का पितृ सत्तात्मक वाला डायलॉग तो हमारे ऊपर आना है। वहां तो तुमको दिख रहा है ओहो हमारा आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही आपने उदाहरण एक बार देखा होगा सर। यूरोप की एक महिला पत्रकार ने कहा कि एक मुसलमान ने मेरा बलात्कार करने का प्रयास किया, लेकिन मैं चुप रही ताकि यहाँ के जो राइट विंग वाले हैं उनको मुसलमानों के भगाने का बहाना मिल जाता। ये सेम आइडियोलॉजी कहां लेके गया सर देश को? अपने ऊपर शारीरिक शोषण हो रहा है, मुंह में जबरदस्ती बीफ खिलवाया जा रहा है, बेल्ट ट्रीटमेंट दिया, बेल्ट से मारा, बोला चीखो, माफी मांगो हिंदू होने के लिए, वो सब सहती रही। और जब नहीं सहा गया तो लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके लास्ट में लिख रही है, लेकिन इसको मैं फिर भी दरख्वास्त करूंगी कि हिंदू मुस्लिम का मामला ना दिया जाए। लगता है आरफा खानम शेरवानी का इन्फ्लुएंस तगड़ा है। क्या बात हो है सकता संजय है। सर? लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा दुःख हुआ, वो इस बात से हम्म हुआ कि वो जो प्रदूषण वाला जो गैंग है, वो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये देखिए हमारे 43 रोहिंग्याओं को वो आपके समुद्री जहाज से समुद्र में फेंक दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने से मना कर दिया। वो देख रहे हैं ना आजकल सॉफ्टवेयर कैसे कैसे अपडेट होता है, आप लोग तो जानते ही हैं। एक और जज साहब दिल्ली में धरा गए हैं, उनका भी ट्रांसफर हो गया बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में। अभी आज ही न्यूज आई है जब हम लोग ये बात चित कर रहे हैं। उसका कारण है सर ये जो फेंका गया है। हम कहते हैं हर्ष बंदर नाम है, हर्ष मंदर नाम है, एनीवे दोनों गुलाटियां चूंकि दोनों मार रहे हैं तो एक ही प्राणी के होंगे, एक ही तरह के होंगे। तो बंदर साहब जो है वो जब गए तो मेरा उनसे सजेशन है, अरे वामपंथियों तुम्हारे पास इतना पैसा है, एक आइलैंड खरीद के काहे नहीं दे देते हो? वहीं बसाओ अपने जीजाओं को, अपने बहनोई को। दिक्कत कहां आ रही है? भारत में नहीं बसने देंगे। तुम ये मत कहो कि हमारा दिल इतना छोटा हो गया। भाई मेरा दिल इतना छोटा है कि हम देखना नहीं चाहते, बहुत छोटा है। मेरे कमरे में मेरे कमरे में भाई ऑलरेडी बहुत बड़ा परिवार है। 1 मिलियन 2 मिलियन जयपुर डायल उसका परिवार है, आदि अंचित भाई का परिवार है, मेरा अभिषेक तिवारी शो का अपना परिवार है। मैं अपने परिवार की चिंता करूं या ये रोहिंग्या की चिंता करूं? मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है। आप आइलैंड वाइलैंड खरीदो, पैसा तो है। क्या करना है सर? तीस्ता सीतलवाड़ का खाली महंगा जुहू वाला जमीन बेच देना है, घर आइलैंड मिल जाएगा। खुद सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, चाहेंगे कि ओह हिंदू का दिल इतना तंग हो गया है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं चाहिए भैया हमको। वसुधैव कुटुंबकम उसी के चक्कर में तो इतने साल गुलामी झेले, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमको अपने हिंदुओं का देखना है, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है। इसीलिए मैं कई मामलों में कल अभी देख रहे थे ना, वो चल रहा था ट्रेंड सर के, बताइए सर ये गांजा
48 घंटे के अंदर ये नहीं पहुंचा तो बच जाएगा बाजा। भैया हमको टेंशन है। आप लोग अक्टूबर में सेलिब्रेट कर रहे थे, मारा इजरायलियों को, बहुत अच्छा, जंग तो जंग ही सही। तो जब जंग तो जंग ही सही, तो अब हिंदूस के पास काहे रो रहे हैं? भाई 5 रुपया भीख देना, गाजा के लोग बच्चों को खिलाना पिलाना, हमको नहीं देना है भाई। जिन्होंने गाजा के लिए फिलिस्तीन के झंडे उठाए थे, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को एक बार भी बुरा भला नहीं कहा। तिरंगा यात्रा में भी भाग नहीं लिया। नहीं, वहां तो मोहतरमा लोग उखाड़ रही थी ना। आप तो याद है, हमको तो लगा अपना बुरका से उठा के तोप देगी, लेकिन फिर उसको याद आया 72 ऊँट नहीं मिलेगी। अच्छा सॉरी, 72 ऊँट तो पुष्टंदों को मिली होगी ना। उनको तो 72 पुरुष मिलेंगे शायद। अब पुरुष तो फिर भी बड़ा ये हो गया। तो आप जो है वो अच्छा। उनकी तौहीन कर रहे हैं, वो तो हूरों की नहीं, सरदार वो बनती है। रखवाली करेगा। नहीं, नहीं भाई, मैं क्यों कौन होता हूँ तौहीन करने वाला? लेकिन मेरा एक सिंगल क्वेश्चन है, आपके दर्शक चाहे कमेंट बॉक्स में उत्तर दें या प्रेजेंस ऑफ माइंड का दाद दे दें। शाहीन बाग में अल्लाह सर बिरयानी भिजवा रहा था ना सर, हाँ, गाजा में काहे नहीं भिजवा दे रहा है? शाहीन बाग में भिजवा सकता है, गाजा में नहीं भिजवा पा रहा है। भेदभाव कर रहा है, भेदभाव। भाई पता नहीं क्या है, हमको पता नहीं है, आप ही लोग बोल रहे थे अल्लाह की नेमत बरस रही है तो बरसाओ। अभिषेक तिवारी जिम्मेदारी है उसके लिए, ठेका लिए हैं पैसा लेके। हमारे पास हमारा परिवार है, और हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है, सामाजिक परिवार। हम उसका ध्यान देंगे, उसके सुख दुख को हम बांटेंगे। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। प्रणाम। जय श्री राम।